के स्थान पर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे इस चर्चा को आरंभ करेंगे। अरे बैठो, बैठ जाओ अभी। चलो आपके प्रेजेंस में कमिट किया था सर, इस पर चर्चा होनी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आज 193 के तहत देश को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से मुक्त करने के प्रयासों पर इस चर्चा पर मुझे बोलने की अनुमति दी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं अपनी पार्टी शिवसेना और हमारे लीडर एकनाथ शिंदे जी की ओर से देश को नक्सल मुक्त बनाने के इस महायज्ञ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, भारत सरकार और हमारे सभी जवानों को यहाँ बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हो, पुलिस फोर्सेस हो, सीआरपीएफ के जवान, महाराष्ट्र पुलिस या गढ़चिरौली के C60 कमांडोस, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। और आज उन सभी सुरक्षा कर्मियों को भी अपनी गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जिन्होंने गए कई दशकों तक वामपंथी उग्रवाद से लड़ाई की और उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं देश के उन लाखों आदिवासी नागरिकों और विस्थापित परिवारों को नमन करता हूँ कि जिन्होंने माओवादी हिंसा, थोपे गए पिछड़ेपन और दशकों के खौफ का दर्द झेला है। मैं उन तमाम पीड़ितों को सलाम करता हूँ जिन्होंने नक्सलवाद के इस खूनी आतंकवाद में अपने पिता को गंवाया, अपनी माँ को गंवाया, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को हमेशा के लिए खो दिया। आज इस चर्चा की शुरुआत हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने 1 साल पहले सदन में कहा था कि 31 मार्च 2026 के पहले इस भारत से पूरे नक्सलवाद को खत्म करने का काम यहाँ पर करेंगे। और आज 31 मार्च के पहले, एक दिन पहले, यहाँ पर हम लोग इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है एक डेडलाइन तय करके उसके ऊपर, उसके पहले, एक दिन पहले इस सदन में चर्चा करने के लिए भी हिम्मत लगती है। वो आज हिम्मत जो है गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहाँ पर दिखाई है। आज 30 मार्च है। 31 मार्च तक इस देश से किस प्रकार से माओवाद, नक्सलवाद को कम करने की कोशिश हमारे सरकार ने की, इसका मुझे लगता है कि संपूर्ण ब्यौरा गृह मंत्री जी देंगे। मैं आज यहां पर विपक्ष के उन आलोचकों को यहां पर कहना चाहूंगा कि आपके लिए अरे बोलने तो दो, अभी तक तो शुरू करना है। अभी शुरू किधर किया, अभी शुरू करना है। सुनिए जरा, धैर्य रखो। मुझे लगता है कि उनके लिए करारा जवाब है कि जो कहते थे नक्सलवाद को खत्म जो है नहीं किया जा सकता, ये इम्पॉसिबल टास्क है। रेड कॉरिडोर जो इनकी ही बदौलत इतने सालों तक पनपी, वो रेड कॉरिडोर समय सीमा के खत्म नहीं हो सकता। आज उन लोगों को हमारा जवाब है कि गृह मंत्री जी ने सिर्फ हवा में बात नहीं की, उन्होंने डेडलाइन तय की और आज पूरे विश्वास के साथ उस डेडलाइन से पहले इस देश को माओवाद से मुक्त करने के लिए प्रयास भी यहां पर किया। अगर 4-5 दशक पहले इन्होंने ये जिम्मेदारी अगर निभाई होती कि जो रेड कॉरिडोर जिसकी शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई, 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी एक छोटे से गांव का आंदोलन आने वाले 4 दशकों में एक छोटे से गांव से निकलकर
12 राज्यों तक पहुंचा और 200 डिस्ट्रिक्ट जो है इसके शिकार हुए। अगर टाइमली इंटरवेंशन होता तो वो नक्सल बाड़ी गांव में जो आंदोलन शुरू हुआ था वो वहां का वहां रुकाया जा सकता था, लेकिन पूरा रेड कॉरिडोर यहां पर बना। क्यों ये रेड कॉरिडोर बना? क्योंकि सरकार के प्रति विश्वास की घोर कमी थी। कांग्रेस सरकार ने उस समय आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए जो सुविधा देनी चाहिए थी वहां पर वो सुविधा नहीं दी, कुछ नहीं किया, जिसमें हमारे गरीब किसान और आदिवासी पिछड़े भाइयों को हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ा। वो समय था जब आदिवासियों पर अत्याचार होता था, उन्हें नक्सलवाद की आंख में झोंका जाता था। लेकिन आज यह समय है कि एक आदिवासी महिला आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है। ये फर्क उनके सरकार के कार्यकाल का और हमारी सरकार के कार्यकाल का है। हमने आदिवासियों, दुर्बलों को, पिछड़ों का फिर से विश्वास वापस जीता है। हमने उनके हाथों से बंदूकें छीनकर उन्हें सशक्त किया है। आपकी सरकार ने अपनी मजबूरियों के चलते इस देश को रेड कॉरिडोर दिया, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से रेड कॉरिडोर को खत्म किया और देश को ग्रोथ कॉरिडोर देने का काम यहां पर किया। जिस ग्रोथ कॉरिडोर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, फ्रेट कॉरिडोर हो, इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, आज नया रास्ता दिया है। अगर उस समय की सरकार ने टाइमली इंटरवेंशन किया होता तो ये बीमारी वही खत्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपकी सरकार मजबूत नहीं, मजबूर थी। और आपकी मजबूरी क्या थी? लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले दलों के साथ आपकी कोलिशन गवर्नमेंट आपकी मजबूरी थी। नक्सलिज्म से लड़ने में पॉलिटिकल विल की कमी आपकी मजबूरी थी। पॉलिसी पैरालिसिस आपकी मजबूरी थी। इसलिए आप जो नक्सलवाद एक गांव से बढ़ा वो 200 जिलों तक पहुंच गया, उसको रोकने में आपकी नाकामयाबी थी। आपकी कमजोर नियत के कारण 45 साल पहले उठा हुआ आंदोलन 12 राज्यों और 200 से अधिक जिलों तक फैल गया और देश में एक रेड कॉरिडोर बन गया। एक समय था जब नक्सलाइट्स गर्व से कहते थे कि हमारा राज्य पशुपति से तिरुपति तक था। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की इन कमजोरियों का फायदा सिर्फ देश के भीतर ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी उठाया। वेस्ट बंगाल के डीजीपी 2012 में उन्होंने जब नक्सल प्रभावित इलाकों के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एसपी, सीपी इनसे बात की, तब उन्होंने उसमें खुलासा किया कि माओवादियों ने ओवरग्राउंड रेडिकल्स और बैन हो चुके आतंकी संगठन सिमी के स्लीपर सेल्स के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ एक डेडली अलायंस बना लिया था। अध्यक्ष महोदय, आईएसआई, सिमी और नक्सलवाद का ये नेक्सस हमारे देश में खुलेआम अपनी जड़ें जमा रहा था। देश के अंदर से देश को खोखला करने का काम यहाँ पर चल रहा था, विदेशी साजिश चल रही थी। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यह रहा कि कांग्रेस की सत्ता थी और उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने का काम यहाँ पर किया। एक तरफ कश्मीर में ऐतिहासिक पाप इन्होंने किया, दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में उग्रवाद बढ़ रहा था और जंगल में नक्सलवाद बिना किसी खौफ के पनप रहा था। मुझे लगता है कि ये पूरे तरीके से हमारे देश के संप्रभुता पर हमला था। कांग्रेस के इस कमजोर इच्छा शक्ति के कारण हमारे निर्दोष नागरिक और पुलिस कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन मैं आज इस सदन में गर्व से कह सकता हूं कि पिछले 11 सालों में हमारी सरकार ने कांग्रेस के पैदा किए हर बीमारी का एक एक करके इलाज किया। जिस कांग्रेस ने 2014 तक देश की इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 में धकेल दिया था, आज हमने उसी भारत को दुनिया की फास्टेस्ट 5 इकोनॉमी बना दिया। जिस कांग्रेस ने कश्मीर को पूरी तरह भारत का हिस्सा नहीं बनने दिया,
उसमें से अनुच्छेद 370 हटाकर उस दीवार को हमेशा के लिए गिरा देने का काम हमारी सरकार ने किया। जिस कश्मीर के लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराने की आतंकियों ने चुनौती दी थी, आज उसी लाल चौक पर तिरंगे को पूरी शान के साथ फहराने का काम हमारी सरकार ने किया। जिस कांग्रेस ने सालों तक महिलाओं के अधिकारों का हनन किया, आज उनके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम ले आए। ट्रिपल तलाक खत्म करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। जिस कांग्रेस ने राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया, हमने सारी अड़चनें खत्म कर वहां पर बड़ा राम मंदिर बनाने का काम भी हमारी ही सरकार ने यहां पर किया। जिस कांग्रेस ने अपनी कमजोरियों से इस देश को आतंकवाद और नक्सलवाद का जहर दिया, आज हमारी सरकार उन दोनों को जड़ से खत्म करने जा रही है। ये युवाओं की बात यहां पर करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया? जिन युवाओं को राष्ट्रवाद सिखाना था, उन्हें अलगाववाद दिखाया गया। जिन युवाओं को विकास के उजालों में चलाना था, उसे नक्सलवाद के अंधेरे में धकेला गया। लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया? गढ़चिरौली में 5000 युवाओं को नक्सलिज्म छोड़ने पर मजबूर किया और उनको मुख्य धारा में लाने का काम हमारी सरकार ने यहाँ पर किया। 5000 लोगों को जॉब्स देने का काम हमारी सरकार ने यहाँ पर किया। जब अरे तुम्हारी बात तुमने जो करके रखा हो तो सुनो, तो आप सुनने का धैर्य रखो। हमने जो किया वो भी बता रहे। जो पंजाब के आतंकवाद के लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं की, तुमने क्या किया? मैं यहाँ पर सुनिए माननीय सदस्य प्लीज, मैं यहाँ पर दो दर्दनाक कहानी बताना चाहूंगा। 2015 अप्रैल को एक ग्राम उपसरपंच पुत्र दुर्गे को नक्सलियों ने केवल इसलिए बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो गांव के खेतों में सिंचाई योजना लाने के लिए सचिवालय गए थे। उसी के साथ में आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले एक निर्दोष शिक्षक, उसका नाम योगेंद्र मेश्राम था, उसको भी जो है शक किए, झूठे शक के कारण जो है मार दिया गया। और जब सब छात्र सड़कों पर उतरे, तब नक्सलियों ने, माओवादियों ने एक चिट्ठी निकाली और कहा हमने इसे बाय मिस्टेक मारने का काम यहाँ पर किया। जिस देश में निर्दोष नागरिकों को बाय मिस्टेक मारा जाता था, ऐसे राज्य का नेतृत्व जो है कांग्रेस वहां पर करती थी। लेकिन आज इन सब नक्सलवादियों को चुन चुन कर मारने का काम यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान, पुलिस जो है यहाँ पर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अमित शाह जी का धन्यवाद अदा करूंगा कि जिन्होंने बुद्धि और बंधुता से, प्यार से लोगों को, नक्सलाइट को, जो नक्सल ग्रस्त भाग में इन्वॉल्व थे, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया, उनको समझा बुझा कर लाने का काम किया। और जो लोग राष्ट्र विरोधी ताकतें बुद्धि और बंधुता से भी नहीं समझे, उनको फिर बुलेट का जवाब बुलेट से देने का काम जो है यहाँ पर अमित शाह जी ने किया। अब ना होगा चर्चा का बवंडर, आकर करे खुद सरेंडर, नहीं तो होगा तुम्हारा सीधा एनकाउंटर। इसलिए आज इस देश में 10,000 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा को चुना। अकेले 2025 में 317 नक्सली ढेर हुए, 862 गिरफ्तार हुए, 1900 ने आत्मसमर्पण किया। 2024 और 2025 में 28 बड़े नक्सली नेता मारे गए। सेंट्रल कमेटी के 6 सदस्य उसमें शामिल थे। मार्च 31 के डेडलाइन से पहले, मतलब 2026 के शुरुआती 3 महीनों में ही 630 से अधिक कैडर्स ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। ये आंकड़े गवाह है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प अब हकीकत बन रहा है। बुलेट से बैलेट तक का सफर हमने यहाँ पर देखा है। जिस बस्तर में, जिस गढ़चिरौली में कभी वोटिंग के लिए लोग बाहर नहीं निकलते थे, जहां पर सिर्फ बुलेट की आवाजें सुनाई देती थी, आज वहां पर जब इलेक्शंस हुए, बस्तर में 70% वोटिंग हुई और गढ़चिरौली में 73% वोटिंग का
वोटिंग जो है वहां पर हुई। ये फर्क है, ये सफर है बुलेट से बैलेट तक का। आज जम्मू कश्मीर में 370 उखाड़कर फेंकने का काम जो है हमारी सरकार ने यहां पर किया। पूर्वोत्तर में दशकों पुराने उल्फा और बोडो विवादों को ऐतिहासिक शांति समझौता से सुलझाने का काम भी हमारे ही सरकार ने किया। यह है दृढ़ इच्छा शक्ति। ये दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो है ये संभव हो पाया है। अलग अलग मुझे लगता है कि आज जब हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो 31 मार्च 2026 का दिन भारत के लिए एक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रहा एक ऐसा पल है जहां पर अंतरिक्ष सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा, जिसको हमेशा के लिए दफन करने का काम जो है हमारी सरकार यहां पर करेगी। आज यहां पर हमारी सरकार ने क्या किया? जिस नक्सल ग्रस्त भागों में समांतर सत्ता खड़ी कर ली थी, जहां पर पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, जहां पर 1500 करोड़ का विशाल वॉर चेस्ट निर्माण हुआ था, जहां पर निजी हथियारों की फैक्ट्री तक स्थापित हो गई थी, जब अल जजीरा ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी यहां पर कहा था कि कुछ भाग जो भारत में है वो लिबरेटेड जोन्स घोषित कर दिए गए थे, मतलब भारत के अंदर ही लिबरेटेड जोन्स। ऐसा काम जो है तब के सरकार के दौरान हो रहा था, लेकिन हमारी सरकार 2014 में आई, हमने स्ट्रैटेजी बदली, फ्रैगमेंटेड अप्रोच रिएक्टिव अप्रोच से बदलकर प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया, इंटीग्रेटेड और स्ट्रैटेजिक अप्रोच को इंप्लीमेंट किया। इसलिए आज जीरो टॉलरेंस, मिनिमम वायलेंस और गुड गवर्नेंस के सिद्धांतों पर इस समस्या के जड़ पर प्रहार करने का काम हमारी सरकार ने किया। दशकों तक फैले रेड कॉरिडोर अब इतिहास के पन्नों में सिमट रहा है। सबसे अधिक प्रभावित जिले 2014 के 36 घटकर 2025 में केवल 3 रह गए। नक्सली हिंसा दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशन की संख्या 2013 के 330 से घटकर 2025 तक मात्र 52 रह गई। रेड कॉरिडोर का विस्तार 18,000 वर्ग किलोमीटर से सिमटकर अब खत्म होने जा रहा है। तो ये उपलब्धियां जो है हमारी सरकार की है। सुरक्षा बलों की मृत्यु दर में 73% की गिरावट हुई। आम नागरिकों की मृत्यु के आंकड़ों में 70% की कमी आई। वर्ष 2022 में 30 वर्षों में पहली बार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से होने वाली मौतों का आंकड़ा 100 से नीचे पहुंचा। 2024 290 नक्सली मारे गए, 1000 गिरफ्तार हुए और 800 ने आत्मसमर्पण किया। 2025 कुल 317 नक्सली ढेर किए गए, 800 गिरफ्तार हुए और रिकॉर्ड 2000 नक्सलियों ने हथियार डाले। 2014 से पहले 66 थानों के मुकाबले पिछले 10 वर्षों में हमने 568 नए फोर्टिफाइड थाने यहां पर बनवाए। आपातकालीन परिचालन के लिए 68 नए नाइट लैंडिंग हेलीपैड का निर्माण भी हमारी सरकार ने किया। 2018 में बस्तरिया बटालियन का गठन भी हमारी सरकार ने यहां पर किया। जो निधि यहां पर लग रही थी योजनाओं के लिए, उसमें भी 155% की वृद्धि करने का काम हमारी सरकार ने किया। एनआईए ने 108 केस दर्ज किए और 40 करोड़ की संपत्ति जो है जब्त करने का काम यहां पर किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, डिजिटल क्रांति हो, बैंकिंग और डाकघर में वृद्धि हो, शिक्षा स्कूल में वृद्धि हो, स्कूल के संख्या में, आईटीआईज हो, कौशल विकास के केंद्र हो, ये सब जो है ये इंटीग्रेटेड अप्रोच का नतीजा जो है आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। तो आज 31 मार्च 2026 के समय सीमा से पहले ही हम नक्सलवाद के इन सभी आंकड़ों को शून्य पर ले आने की कोशिश जो है यहां पर हमारे गृह मंत्री जी ने यहां पर किया है। यहां पर किस प्रकार से 2014 के पहले कांग्रेस का नक्सलियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर देखा जा रहा था। हमारी फोर्सेस ने जब खूंखार नक्सल कमांडर मडवी हिडमा को मार गिराया। ये मडवी हिडमा कौन है? जिसने 2010 में दंतेवाड़ में नरसंहार किया, जहां पर हमारे 76 सीआरपीएफ जवान
मार दिए गए। 2017 में बुरकापाल में 24 सीआरपीएफ जवान मार दिए गए। वो इस नरसंहार का मास्टरमाइंड मडवी हिडमा है। तो इसको जब हमारी सरकार ने मारा तभी इनके नेताओं ने क्या कहा? दिग्विजय सिंह ने यहां पर कहा ये फेक फर्जी एनकाउंटर यहां पर किया गया है। ऐसा स्टेटमेंट जो है इनकी सरकार में जो नेता थे, जो मंत्री थे, उन्होंने यहां पर किया। और झीरम घाटी, ये सुन लो, अब ये सुन लो। झीरम घाटी, वो मेरे को स्पीकर साहब बताएंगे ऑथेंटिकेट करना है कि नहीं। झीरम घाटी आपके ही सुन लो, कांग्रेस के लीडर को मारा झीरम घाटी में, तब भी इनका स्टेटमेंट यही है कि ये फर्जी एनकाउंटर था। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि इनके नेता नक्सल संगठनों को मुख्य धारा के राजनीतिक दलों जैसा दर्जा देने की शर्मनाक वकालत भी इनके ही लोग जो है यहां पर कर रहे थे। इनकी एनएसी खुलेआम वामपंथी और नक्सली सोच को पालने पोसने का काम यहां पर कर रही थी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी के अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़, नाम लेकर बोल रहा हूं यहां पर, हमारे बहादुर जवानों की इस शौर्यपूर्ण कार्रवाई को भी फर्जी एनकाउंटर जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा वैसे इन्होंने भी कहा। और इन्होंने आगे जाके क्या कहा? माओइस्ट कमांडर शुड बी रिस्पेक्टेड। मतलब जो लोगों ने असंख्य लोगों की जान ली, लाखों लोगों की जान ली, उनको ये कहते हैं कि माओइस्ट कमांडर शुड बी रिस्पेक्टेड। ये इनकी नीति रही हमेशा। इसलिए रेड कॉरिडोर जो है 12 राज्यों तक बढ़ा, 200 डिस्ट्रिक्ट तक बढ़ा। 2000 से लेकर अब तक नक्सली हमले में 12,000 बेगुनाह नागरिक और जवान मारे गए। सिर्फ कागज का कोई आंकड़ा नहीं है ये, वो कांग्रेस की इसी खूनी राजनीति और मौन सम्मति के माथे पर लगा ऐसा कलंक है जिसे कभी नहीं धो पाएंगे। इसके विपरीत हमारी सरकार ने क्या किया? हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? जो प्रधानमंत्री जी संघ प्रचारक भी रहे, जो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा समय उन्होंने व्यतीत किया, पूरे देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होने के पहले वो घूमे, उनके अनुभव के कारण जो नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद इंसर्जेंसी थी वो 64% कम हुई। सुरक्षा बलों की शहादत में 85% और नागरिकों की मौत में 86% की गिरावट यहां पर हुई। हमने एएनवीसी, एनएससीएन, एनएलएफटी, बोडो, कार्बी, यूएलएफए और 2024 के त्रिपुरा समझौता जैसे ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाए, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उठाया। आज त्रिपुरा और मेघालय से एएफएसपीए पूरी तरह हट चुका है। अध्यक्ष महोदय, उनके 10 सालों में 16,000 से ज्यादा हिंसक घटनाएं यहां पर हुई, लेकिन आज हमारे गृह मंत्री जी के विजन के कारण, जो विजन है माओवादी मुक्त भारत, उस दिशा में जो है हम पहल कर रहे हैं। आज अलग अलग भारत के कोनों कोनों से लाल आतंक को मुक्त करने का काम जो है हमारी सरकार यहां पर कर रही है। जो 200 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित थे, आज सिर्फ माओवाद जो है 3 डिस्ट्रिक्ट पर आकर सिमट चुका है। आज यहां पर मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र पे भी बात करूंगा कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और नंदुरबार में किस प्रकार से माओवादी नक्सलवादियों का संगठन जो है काम कर रहा था, किस प्रकार से ये पूरा इलाका जो है पिछड़ा था। 2004 से 2019 के बीच महाराष्ट्र में 1500 नक्सली हमले हुए, जिनमें 536 लोगों की जान गई। 2009 के दौर में तो स्थिति इतनी भयावह थी कि एक ही साल में 154 घटनाओं में 53 लोग मारे गए इस गढ़चिरौली में। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। आज उसी गढ़चिरौली में जहां पर हमले होते थे, आज वो गढ़चिरौली जो है स्टील हब बनने जा रहा है। आज हमारी एनडीए सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने का काम वहां पर किया। कैडर में भारी गिरावट, 2014 में जहां महाराष्ट्र में 550 सशस्त्र कैडर थे, 2024 में घटकर केवल 56 रह गए।
आज गढ़चिरौली और गोंदिया में केवल 24 सक्रिय नक्सली बचे हैं। मृत्यु दर में जो 93 से घटकर 3 पर आ गया है। ऐतिहासिक आत्मसमर्पण सीपीआई केंद्रीय समिति के सदस्य मलोजुला वेणुगोपाल राव भूपति, उसने भी आत्मसमर्पण, जिसके ऊपर 6 करोड़ का इनाम था, उसने भी आत्मसमर्पण यहां पर 2025 में किया। उत्तर गढ़चिरौली नक्सल मुक्त, मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर गढ़चिरौली जो है आज पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है। आज हमारी सरकार जब जंगलों में छिपे नक्सलवाद को ढूंढ ढूंढ के मार रही है, वैसे अर्बन नक्सलियों के खिलाफ भी निर्णायक युद्ध लड़ रही है। एकनाथ शिंदे जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने विशेष सार्वजनिक सुरक्षा MSPS विधेयक 2024 में लेकर आए। इस कानून के तहत देश विरोधी नैरेटिव चलाने वाले और युवाओं को बरगलाने वाले संस्थाओं को अवैध घोषित कर 7 साल की जेल और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान भी हमारी सरकार ने यहाँ पर किया। जो गढ़चिरौली कभी हिंसा के लिए जाना जाता था, आज वह देश का नया औद्योगिक केंद्र बन रहा है। भारी निवेश यहाँ पर आ रहा है। कोनसरी में लॉयड मेटल्स का 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है। एहरी में सुरजागढ़ इस्पात का 10,000 करोड़ का स्टील प्लांट यहाँ पर लग रहा है, जिससे 17,000 युवाओं को रोजगार यहाँ पर मिलेगा। JSW जैसा बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा है। 1 लाख करोड़ का विशाल स्टील प्लांट प्रस्तावित है, जिससे 2030 तक गढ़चिरौली भारत का सबसे बड़ा स्टील हब बन जाएगा। गढ़चिरौली में अब जहां पर सिर्फ नक्सलवाद की बातें हम सुनते थे, वहां पर आज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, 77 वर्षों में पहली बार भामरागढ़ जैसे क्षेत्रों में बस सेवा शुरू करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। जहां पर कभी लोग वोट के लिए बाहर नहीं निकलते थे, वहां पर 72% वोटिंग जो है आज उसी भामरागढ़, उसी गढ़चिरौली में वहां पर हो रहा है। आज टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से गढ़चिरौली में एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र IIIT शुरू किया गया है। 4,800 छात्र को यहां से स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। लाड़की बहन योजना जो हमारी सरकार ने महाराष्ट्र में शुरू की, उसका भी फायदा इस क्षेत्र में हुआ। जल जीवन मिशन के तहत 91% 91% घरों तक नल कलेक्शन यहां पर पहुंचा। तो जब गढ़चिरौली सिर्फ नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, लेकिन आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हो, उनके नेतृत्व में आज गढ़चिरौली पूरी तरीके से नक्सल मुक्त होने के कगार पर है। जब शिंदे साहब गार्डियन मिनिस्टर थे तो वो गार्डियन मिनिस्टर थाने के थे, लेकिन उन्होंने गार्डियन मिनिस्ट्री जो है गढ़चिरौली की मांग के लिए, और 2019 से 2022 तक वो खुद जब गार्डियन मिनिस्टर थे तो 14 बार जो है गढ़चिरौली में खुद गए। जो है दिवाली भी उन्होंने वहां पर मनाई और उनका हौसला बुलंद करने का काम वहां पर किया। और जब मुख्यमंत्री बने तब भी वो 4 बार जो है गढ़चिरौली जाकर आए। उसका नतीजा जो है आज गढ़चिरौली स्टील हब बनने के कगार पर यहाँ पर है, आपको देखने को मिलेगा। अंत में मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि उनकी मजबूत इच्छा शक्ति के कारण जो नक्सलवादी पशुपति से तिरुपति तक के खूनी सपना देखते थे, उसको बढ़ाने का सपना देखते थे, उसको खत्म करने का काम जो है हमारे गृह मंत्री जी ने यहाँ पर किया। हमारी सरकार ने यह अटल संकल्प किया है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश के चप्पे चप्पे से नक्सलवाद को कंप्लीटली एलिमिनेट करने का काम जो है यहाँ पर करेंगे। आज मैं इस सदन में आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि माओवाद के विरोध हमारे पुलिस और सशस्त्र बलों ने जो दशकों लंबी खूनी संघर्ष किया, आने वाली पीढ़ियों को उसका स्मरण रहे, इसके लिए इस देश में एक भव्य राष्ट्रीय स्मारक नेशनल मेमोरियल जो है यहाँ पर बनाया जाए। खत्म करो 1 मिनट में। और उसी के साथ में पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों को पता चले कि किस प्रकार से ये माओवाद जो है बड़ा
नक्सलवाद बढ़ा और किस प्रकार से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में इस नक्सलवाद को खत्म करने का काम इस देश में हुआ, ये भी आने वाली पीढ़ी को जो है पता चलना चाहिए। तो मैं आज यहां पर इतना ही कहूंगा कि आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व वाले कालखंड में ना रहेगा माओवाद, ना रहेगा जातिवाद, ना रहेगा आतंकवाद और ना रहेगा अलगाववाद। इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही वाद रहेगा, वो है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद। मैं आज मेरा भाषण जो है कुछ पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूंगा, जो भारत के सुरक्षित भारत की सबसे बड़ी हुंकार है। हिंसा की दहशत मिटाकर शांति का नया सवेरा लाएंगे, हिंसा की दहशत मिटाकर शांति का नया सवेरा लाएंगे। इस देश के खिलाफ काम करने वालों का नाम, इस देश के खिलाफ काम करने वालों का नामो निशान मिटाएंगे। मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी का संकल्प और नए भारत की ललकार है। नक्सलवाद के वजूद पर ये भारत का अंतिम प्रहार है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि जो नक्सलवाद इतने सालों तक रेड कॉरिडोर बनकर पला बढ़ा, उसको खत्म करने का काम जो है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया। धन्यवाद बहुत बहुत।